नमस्कार, मैं वाल्मीकि स्वागत करता हूँ कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे बजट 2021-22 की, और पिछली क्लास में हम लोगों ने बजट के कुछ प्रावधानों को समझा था। अब उसी के आगे हम बात करेंगे। तो क्या होता है, बजट 2021-22 में ही उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए कनेक्शन और दिए जाने की घोषणा की गई। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई और उज्ज्वला योजना है क्या। उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई, और उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। क्या है? इसकी शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई। इसकी शुरुआत, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई तथा इसके तहत 5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था तथा 5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। किंतु क्या हुआ, पिछले बजट में यानी कि 2020-21 के बजट में यह जो टारगेट है, ये जो लक्ष्य है, ये 8 करोड़ कर दिया गया। क्या? पिछले बजट में यह टारगेट यानी कि लक्ष्य 8 करोड़ रखा गया। पिछले बजट में यह टारगेट 8 करोड़ का रखा गया। किंतु क्या होता है, वहीं 2021-22 के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन और दिए जाने की घोषणा की गई। क्या? 2021-22 के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन और दिए जाने की घोषणा की गई। क्या? उज्ज्वला योजना क्या है? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई, और इसके तहत 5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन पिछले बजट यानी कि 2020-21 में ये जो 5 करोड़ का टारगेट था, इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। वहीं क्या होता है, 2021-22 के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन और दिए जाने की घोषणा कर दी जाती है। अब आगे बात करें तो 2021-22 के बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। क्या? बीमा क्षेत्र में बजट 2021-22 में
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की सीमा है वह 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। क्या बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 74% कर दी गई। एलआईसी का आईपीओ मार्केट में सरकार लाएगी, इसकी घोषणा बजट 2021-22 में कर दी गई है। क्या एलआईसी का आईपीओ बाजार में सरकार लाएगी, इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई। एलआईसी का सीपीओ बाजार में मार्केट में सरकार लाएगी, इसकी घोषणा भी बजट 2021-22 में कर दी गई। अब क्या होता है, यदि हम बात करें एलआईसी का पूरा नाम क्या होगा? एलआईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलआईसी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन। एलआईसी का मतलब हुआ लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन, एलआईसी का पूरा नाम हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन। वहीं जो आईपीओ है, आईपीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो आईपीओ का पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एलआईसी की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन, और आईपीओ का पूरा नाम या आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब क्या होता है, बजट 2021 में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। क्या बजट 2021 में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई? क्या बजट 2021-22 में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। ये सभी स्कूल पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। खोले जाएंगे, ये सभी स्कूल पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे और तथा ये एनजीओ की सहायता से खोले जाएंगे। तथा यह एनजीओ की सहायता से खोले जाएंगे। क्या बजट 2021-22 में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई और ये सभी स्कूल पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे तथा ये एनजीओ की सहायता से खोले जाएंगे। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें सरकार के साथ साथ
प्राइवेट सेक्टर की भी क्या होती है, साझेदारी होती है। अब हम बात करें आगे तो क्या होता है, 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। क्या 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। अब ये एकलव्य स्कूल क्या होते हैं, तो क्या होता है, जो जनजातीय क्षेत्र होता है, जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। तो एकलव्य स्कूल क्या हुए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्कूल के साथ हॉस्टल की सुविधा। जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्कूल के साथ हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। इस प्रकार ये होते हैं आपके एकलव्य स्कूल। तो क्या है, बजट 2021-22 में 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। अब क्या है, 2021 में भारत में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए बजट में 3768 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। क्या 2021 में भारत में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए बजट में 3768 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। क्या 2021 में भारत में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए बजट में 3768 यानी कि 3768 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। क्या यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी, तो 8वीं जनगणना। अब बात करें प्रथम जनगणना कब की गई, तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में की गई। क्या प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में की गई। प्रथम जनगणना कब की गई, तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में की गई। अब यदि हम बात करें दशकीय आधार पर प्रथम जनगणना कब की गई, तो दशकीय आधार पर प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में की गई। क्या दशकीय आधार पर प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में की गई। क्या दशकीय आधार पर प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई। अब बात करें
स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में की गई। क्या स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में की गई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में की गई। अब क्या हुआ, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड MIF को दोगुना करने की घोषणा की। क्या हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करने की घोषणा की। यह 5,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ गठित हुआ था। इस बजट में इसने 5,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए। इस बजट में इसने 5,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए और इसकी स्थापना नाबार्ड द्वारा की गई थी। क्या इसकी स्थापना नाबार्ड द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी। तो क्या हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करने की घोषणा की और ये 5,000 करोड़ की राशि के साथ गठित हुआ था। अब इस बजट में इसमें 5,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए और इसकी स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी। अब बात करें आगे, तो ई नाम के तहत 1,000 मंडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ई नाम के तहत 1,000 मंडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और अगले वर्ष के लिए 1,000 का और टारगेट है। क्या ई नाम के तहत 1,000 मंडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं तथा अगले वर्ष के लिए 1,000 का और टारगेट है। क्या ई नाम के तहत 1,000 मंडियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं तथा अगले वर्ष के लिए 1,000 मंडियों का और टारगेट है। गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए। क्या गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए। क्या गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए। क्या गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था, या ये कहें कि पुर्तगालियों का गुलाम था, और 1961 ईस्वी में गोवा क्या हुआ था?
पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। क्या? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। क्या? गोवा कब आजाद हुआ था? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से आजाद हुआ था। अब बात करें आगे तो क्या होता है, पश्चिम बंगाल तथा असम के 4 श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ की विशेष योजना की घोषणा की गई। क्या? पश्चिम बंगाल तथा असम के 4 श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। क्या? बजट 2021-22 में पश्चिम बंगाल तथा असम के 4 श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। अब बात करें बजट 2021-22 में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत उधार है। क्या? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार है। क्या? बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत उधार है। क्या? बजट 2021-22 के अनुसार सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा उधार से आएगा। सबसे बड़ा जो स्रोत है वह उधार है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार है। बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत उधार है। और इसके बाद जो उधार से आएगा वो आएगा कितना? उधार से 36% आएगा। उधार से सरकार को 36% प्राप्त होगा। सरकार जो खर्च करेगी उसका 36% उधार लेकर खर्च करेगी। अब बात करें आगे बात करें तो जीएसटी से 15% आएगा, इनकम टैक्स से 14% आएगा तथा निगम कर से 13% आएगा। क्या? जीएसटी से 15% आएगा, इनकम टैक्स से 14% आएगा और निगम कर से 13% आएगा। क्या? बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत उधार है जो कि 36% है। उसके बाद जीएसटी से 15% प्राप्त होगा, इनकम टैक्स से 14% प्राप्त होगा और निगम कर से 13% प्राप्त होगा। अब बात करें आगे कि बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत ब्याज अदायगी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट है जो कि 20% है। क्या? बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत ब्याज अदायगी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट है
जो कि 20% है, जो कि 20% है। बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत ब्याज अदायगी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कि 20% है। अब बात करते हैं आगे, तो क्या होता है, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.5% तथा 4% का फार्म सेस लगाने की घोषणा की गई। क्या बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर क्रमशः 2.5% तथा 4% फार्म सेस लगाने की घोषणा की गई। क्या बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर क्रमशः 2.5% तथा 4% फार्म सेस लगाने की घोषणा की गई। वहीं क्या हुआ, बजट 2021-22 में भी ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह को PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई। क्या बजट 2021-22 में ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह को PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई। यह PSLV की 53वीं उड़ान होगी। यह क्या है, PSLV की 53वीं उड़ान होगी। इसके पहले क्या है, 2 उड़ानें असफल हो चुकी हैं। इसके पहले 2 उड़ानें असफल हो चुकी हैं। क्या बजट 2021-22 में ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह को PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई और ये PSLV की 53वीं उड़ान होगी। इसके पहले PSLV की 2 उड़ानें क्या हो चुकी हैं, 2 उड़ानें असफल हो चुकी हैं। अब बात करते हैं, बजट 2021-22 में एक स्कीम शुरू की गई PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या PLI की फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और इससे क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। क्या इससे उत्पादन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन की
इकोनॉमी तैयार करना। क्या इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करना। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करना। इसमें क्या है, 13 सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत 13 सेक्टरों पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें 1.97 यानी कि 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या इसमें 13 सेक्टरों पर ध्यान दिया जाएगा तथा इसके अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या बजट 2021-22 में एक स्कीम शुरू की गई, उसका नाम है PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इससे क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करना। इसमें 13 सेक्टरों पर ध्यान दिया जाएगा और इसके अंतर्गत 1.97 यानी कि 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब बात करें आगे तो क्या होता है, दिसंबर 2021 में गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित होगा। क्या बजट 2021-22 में यह घोषणा की गई कि दिसंबर 2021 में भारत का पहला अंतरिक्ष यान गगनयान प्रक्षेपित किया जाएगा। क्या दिसंबर 2021 में गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित होगा। क्या बजट 2021-22 में ये घोषणा की गई कि दिसंबर 2021 में गगनयान जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, इसे क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। अब बात करें आगे। अब एक और स्कीम शुरू की जाती है, ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया जाता है बजट 2021-22 में। क्या ऑपरेशन ग्रीन 2021-22 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया जाता है और इसके तहत 22 कृषि उत्पादों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। क्या इसके तहत 22 कृषि उत्पादों को शामिल किया गया। 22 कृषि उत्पादों को शामिल किया गया। क्या बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया और इसमें 22 कृषि उत्पादों को सम्मिलित किया गया और इसमें क्या होगा कि जो खराब होने वाली सामग्री है उसे संरक्षित किया जाएगा और इसमें प्रमुख रूप से TOP यानी कि टोमेटो, ऑनियन तथा पोटैटो पर अधिक बल दिया गया। क्या TOP यानी कि टोमेटो, ऑनियन तथा पोटैटो
पोटैटो पर अधिक बल दिया गया। ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत क्या हुआ, टोमेटो, ऑनियन तथा पोटैटो पर अधिक बल दिया गया। तो ऑपरेशन ग्रीन क्या है, तो ऑपरेशन ग्रीन बजट 2021-22 में चलाया गया। इसके तहत 22 कृषि उत्पादों को सम्मिलित किया गया है और इसमें क्या होगा, इसमें जो खराब होने वाली सामग्री है, खराब होने वाली जो कृषि सामग्री है उसको संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए टोमेटो, ऑनियन तथा पोटैटो पर अधिक बल दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।